पीछे हटेगा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले, जहां पर आप देखिए, पहले आप जंग से जुड़ी हुई खबर देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर ट्रंप का ईरान की धमकियों पर बड़ा पलटवार हुआ है और ट्रंप ने अब ईरान पर एक और बड़ा बयान जारी कर दिया है। हमला करने की स्थिति में ईरान नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया। अमेरिकी कंपनियों पर खतरे का जो आप देखिए एक बड़ा खतरा बताया गया था ईरान की तरफ से, उस पूरे दावे को खारिज कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अमेरिका पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर हमारी तेल रिफाइनरीज पर हमला होता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब यहां पर दोनों देशों को दिया जाएगा। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि ईरान बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है हमला करने की, और अमेरिकी कंपनियों को जिस तरह से धमकी दी गई थी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। न्यूक्लियर अटैक की आशंका को भी बेबुनियाद बता दिया है, हमला यहां पर नहीं हो सकता। और ईरान की तरफ से जो यहां आप देखिए बड़ी बात कही गई थी कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वेस्ट एशिया में तनाव पर पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कह दी गई, लेकिन अब आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां होंगी। यानी कि ईरान की तरफ से परमाणु हथियार को लेकर एक बड़ी धमकी दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि परमाणु हथियार तो अमेरिका बनाने ही नहीं देना चाहता है। पहले ही आपने देखा था कि जब बातचीत चल रही थी और उसके बावजूद भी अमेरिका और इजरायल ने हमला कर दिया है। एक सोच समझकर प्लानिंग के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बावजूद ईरान यहाँ पर डटा हुआ है। अब ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हमला किया गया है, लेकिन अमेरिका उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। अमेरिका बार बार ईरान की बात को खारिज कर रहा है, और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान के पास अब इतनी नहीं बची है जिसमें वो हमला कर सके, वो भी अमेरिका पर, और अमेरिका पर जितने भी हमले करने का दावा किया गया। एक और बड़ी खबर, यूएस हितों पर कोई बड़ा खतरा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए न्यूक्लियर अटैक की आशंका को भी बेबुनियाद बता दिया गया है। यानी कि न्यूक्लियर अटैक करने की बात जो कही जा रही थी उसे बेबुनियाद बता दिया गया है। अब वेस्ट एशिया में हालात किस तरह से बने हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं, वो जरा आपको सुना देते हैं। I don't know. I mean, what are they? You made a segment. What did they threaten them with? I don't know. Tell me, how did they threaten them? Well, all I know is that they threatened him, sir. What does that mean? Fair enough. He said something nasty. Is the government in touch with these companies? Are you helping to backstop them? You don't even know what the threat was. What was the threat? I haven't heard it. What was the threat? Did they say they're going to blow them up? They're going to hit them? They're not. You know what they're not going to do? They're not going to hit them with a nuclear weapon. Yeah. Is it something you're concerned about, sir? No. Iran's RGC issues a warning that they will target 18 U.S. technology companies if the U.S. continues targeted assassinations of Iranian leaders beginning on April 1st. Those companies include really? NVIDIA, Apple, Microsoft. Most of those people are dead already. Yeah, Peter? I got one. Your son Eric posted a photo of what will be the Trump Presidential Library. Yeah. It's a huge skyscraper. In Miami? It is. We'll leave, because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, oh, it's unsafe. It's not like you're taking out an army or you're taking out a country, or they can drop it. Or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship. Or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the Strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military. They have no Air Force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. Peter? And they're also feeling a lot safer. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record because they
know two things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini who sadly is no longer with us. And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We have had regime change. We're dealing with people that are much more rational, and it's amazing what we've done. We had to make a little detour. So when the stock market broke all records just a few weeks ago, when it hit 50,000 on the Dow. फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अब ईरान के पास ना तो न्यूक्लियर पावर बची है, ना तो उनके पास सेना बची है, ना नौसेना बची है, ना आर्मी बची है, और अब ईरान यहाँ पर क्या हमला करेगा। लेकिन अमेरिका का एक बड़ा लक्ष्य था परमाणु हथियार बनाने पर रोकना, और जो अमेरिका ने कर लिया है। लेकिन अब 2 से 3 हफ्तों में ये जंग खत्म हो सकती है। ये एक बड़ा आप देखिए सिग्नल तो दिया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन क्या वाकई में रुकेगा ये देखना होगा। विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं इकबाल ममतानी। बहुत बहुत स्वागत इकबाल जी। इकबाल जी, डोनाल्ड ट्रंप को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ईरान के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है युद्ध के लिए, इसे क्या समझा जाए? धन्यवाद आशा जी, सभी सभा दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद समझ नहीं पा रहे कि वो क्या बयान दे रहे हैं। पहले वो 3 या 4 दिन की जंग समझ करके घुसे थे, उसके बाद 3 हफ्ते हुए, अभी 6 हफ्ते हो गए। ज्यादा नहीं, हम 24 घंटे पहले की बात करें तो ईरान ने जिस क्षमता से हमला किया है यूएई पे, यानी कि दुबई पे, फिर खास करके इजराइल पे, तो ये दर्शा रहा है कि उसके पास अभी भी क्षमता है। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जिसे अमेरिका दादागिरी के बाद भी अब तक खुलवा नहीं सका है। और इनफैक्ट अगर हम ज्यादा नहीं कुछ घंटे पहले की बयान की बात करें तो अब यूके को उसने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर उन्हें फ्यूल चाहिए तो वो अमेरिका से ले सकते हैं, या तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुद जाके खुलवाए, वो खुलवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और एक तरीके से उन्होंने ये इशारा किया है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाए बिना भी जो है इस जंग को बंद कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की जिम्मेदारी बनती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नजर घुमा देते हैं तो ईरान की तरफ से तो वहां टोल लगाने की बात कही थी, और जिस पर सहमति भी दे दी गई है, परमिशन दे दी गई है कि हाँ ठीक है आप लगाइए। उससे बड़ा मामला जो है, अभी दुनिया जो है वो दूसरे दिशा में इसलिए जा रही है क्योंकि चेचन जो है, चेचनिया ने ये कहा है कि जमीनी हमला अगर होता है तो वो ईरान के साथ खड़े रहेंगे। चेचनिया का मतलब है कि सीधे सीधे रशिया जो है वो एक तरीके से एंट्री कर रहा है इस जंग के अंदर, क्योंकि दुनिया जानती है कि चेचनिया जो है वो रशिया के बहुत करीबी है और उसके पूछे बिना वो कोई कदम नहीं उठाता है। चेचन का अगर ये बयान आता है चेचनिया का, तो ये साफ दर्शा रहा है कि आने वाले दिन जो है वो अगर जमीन पर अमेरिका उतरता है तो ये जंग किसी और लेवल तक जा सकती है। दूसरी बात, जिस तरीके से ईरान जमीन पर उतरेगा कैसे, ये तो मैं कल से सवाल कर रही हूँ सबसे कि जमीन पर उतरेगा कैसे, आईआरजीसी को कैसे मात देगा, वहां स्ट्रांग है वो, कैसे उतरेगा? आपने 3500 से ज्यादा सैनिक अपने मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिए हैं, अपने हथियारों को पहुंचा दिया, लेकिन ईरान की जमीन पर आप कैसे उन्हें उतारेंगे? और अगर उतार लिया तो वापस कैसे लाएंगे? करना तो इतना आसान नहीं है इस पूरे मामले के अंदर। पहले से ही 40,000 फोर्सेस जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद थी अमेरिका की। अगर वो चाहते तो उतार सकते थे, लेकिन वो और एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगा रहे हैं। साथ में उनका कहना है कि वो कभी भी इस चीज का फैसला ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस तरीके से लगातार दबाव चल रहा है अमेरिका पे, तकरीबन हमने देखा 28 तारीख को 9 मिलियन लोग बाहर आ चुके हैं। इसराइल के अंदर भी यही हालात है। इसराइल ने ये भी कहा है कि अगर अमेरिका ईरान से वापस होने की बात कर रहा है तो वो उससे सहमत है, लेकिन वो लेबनान को नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इजराइल भी एक तरीके से अमेरिका ईरान से जो है हटने की बात मान रहा है इन सारी चीजों को लेकर के। तो एक बात तो आशा जी बिल्कुल ये साफ मान के चलिए कि अगर अमेरिका ईरान की जमीन पे उतर गया तो मुझे लगता है कि इराक अफगानिस्तान के बाद में सबसे बड़े हालात जो खराब हो गए वो अमेरिकन सैनिक के ईरान में होंगे, क्योंकि इराक से भी बड़ा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब ये जंग शुरू की गई थी तो उन्होंने कहा था कि रेजिम चेंज चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल का मुद्दा है, परमाणु मिसाइल का मुद्दा भी है। तो ये तीनों तो पूरे नहीं हुए, रेजिम चेंज भी नहीं हुआ, खामनेई को मार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और अब लेटेस्ट भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि परमाणु हथियार को बनाने के लिए रोकना था, हमारा मकसद पूरा हो गया है। तो फिर अगर मकसद पूरा हो गया है तो जंग क्यों नहीं रुक रही है? फिर आप जंग को क्यों नहीं रोक रहे हैं? आपको रोक देना चाहिए। ये मकसद तो उनका 2025 में ही पूरा हो गया था। बकौल डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने कहा था कि उनकी जो न्यूक्लियर साइट थे उनको हमने तबाह कर लिया हमारे बूटू बम्बर्स ने।
तो अब 26 में तो पहली बात हमला ही नहीं करना था। 26 में जो हमला उन्होंने किया एक तरीके से तो रिजीम चेंज करने की बात थी, और उस रिजीम के अंदर जिन लोगों को मार गिराया था अली खामेनी के साथ के अंदर जो उनके 40 ऐसे लोग थे जो करीब में, उनको मार गिराया। उसके बाद में उन्होंने दावा किया कि अब जो रिजीम चेंज हुई है, मतलब जो नए खामेनी आएंगे उसकी चयन जो है मैं करूंगा। लेकिन आपने देखा कि पुराने लोगों ने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बीच में ये भी बयान आया था कि मेरी बातचीत उनसे चल रही है, बहुत अच्छी बातचीत हमारी हो गई है। तो जिन लोगों ने रिजीम चेंज के नाम पर उन्हें मारा ही नहीं था, उनको भी मार गिरा चुके हैं। पर बार बार इस बात को तो नकारा गया ना ईरान की तरफ से कि कोई बातचीत नहीं चल रही है। अमेरिका तो दावा कर रहा था कि बातचीत चल रही है भाई, लेकिन ईरान ने कहा कि कोई बातचीत नहीं चल रही है। ममदानी जी, आपको रोकूंगी मैं कुछ समय के लिए और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए किस तरह से आज फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और इस वक्त ये बड़ी अपडेट, जहां व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ईरान जंग पर एक बड़ा बयान देंगे और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि रात 9 बजे देश को यहाँ संबोधित किया जाएगा। ये बड़ी खबर, जहां डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन यूएस ईरान तनाव के बीच में अहम भाषण होगा। क्या युद्ध को खत्म करने की बात होगी? ईरान पर रणनीति साफ कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या युद्ध को लेकर बड़ी अपडेट दी जाएगी? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी आप देखिए, जब मीडिया से बातचीत वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में जंग को खत्म कर दिया जाएगा। उनका मेन जो मकसद है वो परमाणु हथियार बनाने पर रोक लगाना था, जो कि उन्होंने कर दिया है और उसी पर पूरी जानकारी उन्होंने सामने रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों को अपनी सुरक्षा खुद निश्चित करनी चाहिए, खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। वो अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। और साथ ही अब ईरान पर रणनीति साफ कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस की तरफ से ये बड़ी जानकारी साझा की गई है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से कल आपने देखा एक बड़ा बयान जारी किया गया था। व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया कि युद्ध अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, ये लास्ट स्टेज पर युद्ध आ गया है। अब यूएस ईरान तनाव के बीच में एक बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। ईरान पर रणनीति को साफ कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। रात 9 बजे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आप देखिए राष्ट्र को संबोधित किया जाएगा। और कैरोलिन लेविट की तरफ से यहाँ पर ये जानकारी सामने रखी गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आज रात 9 बजे देश को संबोधित करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो है
वो दिया जाएगा जो कि ईरान से संबंधित होगा। और अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 33वां दिन है, लेकिन पूरी तरह से आप देखिए रात 9 बजे अगर इस तरह से राष्ट्र को संबोधित किया जाता है और उसके बाद जंग को लेकर, खत्म करने को लेकर बड़ी बात होती है, तो जाहिर तौर पर राहत यहाँ पर दुनिया के अलग अलग देशों को। लेकिन क्या वाकई में ये साफ हो पाएगी तस्वीर या नहीं, क्या वाकई में युद्ध को रोका जाएगा या नहीं, ये तो रात 9 बजे ही पता चल पाएगा। ममतानी जी के पास चलेंगे। ममतानी जी, ये बताइए कि जिस तरह से रात 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्या लगता है कि ईरान को लेकर क्या बड़ी अपडेट हो सकती है, क्योंकि रणनीति पर तो चर्चा चल रही है। अपने तजुर्बे के हिसाब से बताइए कि किस तरह की बातचीत हो सकती है। अच्छा जी, देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा तजुर्बा छोड़ दीजिए, अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स है वो भी इस बारे में सही से कह नहीं सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान दे दें, क्योंकि वो हर 2 घंटे के बाद अपने ही बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं या तो अपने ही बयान को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। लेकिन इस बार तो व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया ना कि संबोधित करेंगे। पहले तो व्हाइट हाउस तो आप पिछले 48 घंटों के अंदर व्हाइट हाउस के अगर बयान देखेंगे तो एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत सीरियस है, बिल्कुल ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा, फिर वो कहते हैं कि नहीं, वो स्टेट ऑफ हॉर्मस में नहीं जाएंगे। तो व्हाइट हाउस के जो बयान होते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह होते हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि वो जो कहते हैं व्हाइट हाउस को उन्हें दुनिया के सामने आके पेश करना होता है। तो व्हाइट हाउस को ही देखिए कि जिस तरीके से लोग सड़कों पे आए हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मिडटर्म इलेक्शन जिस तरीके से नवंबर में है, उन सारी चीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी चिंतित है। उसकी वजह है तो कि फिर अगर ये जो एक्स पर पोस्ट कर दिया गया, ट्रुथ पर लिख दिया गया, तो इसका फिर क्या मतलब समझा जाए कि मतलब ऐसे ही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप 6 हफ्तों की बात कर रहे हैं, यानी कि 11 अप्रैल को जो है एक तरीके से जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं। पहले शुरुआत में उन्होंने 48 घंटे के अंदर तबाह करने की बात की, फिर अचानक आते हैं वो 5 दिन को लेकर के सीज फायर कर देते हैं, फिर वो 10 दिन और बढ़ा देते हैं। बीच में हमने सभी देखा, और अमेरिका के अंदर भी जांच भी चल रही है कि अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो इस तरह के बयान इसलिए देते हैं कि शेयर मार्केट स्टेबल रहे। उन सारी चीजों को लेकर के भी दुनिया के अंदर अब आरोप उन पर लगने शुरू हो गए हैं कि वो अपने करीबियों को लेकर के इस तरह के बयान इसलिए देते हैं ताकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकें। ममतानी जी, ईरान की भी तो स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो लंबा नहीं खेल सकता है, हथियार नहीं है, तमाम चीजों की परेशानी आ सकती है, इसलिए जंग को लंबा खींचना है। जितना लंबा खींचेंगे तो परेशानी अमेरिका के अंदर बढ़ेगी, और वही हुआ। उसी स्ट्रैटेजी पर काम चला। ईरान ने तो जंग को खींचा है कि नहीं खींचा है? ईरान जो है वो सीधे सीधे ये चाहता है कि जंग जितनी लंबी होगी उतना उसका फायदा है। उसकी वजह है कि वो पहले के मुकाबले आज जो तेल है वो ज्यादा बेच रहा है और ज्यादा रेट में बेच रहा है। दूसरा, चाइना जो है पीछे से एक तरीके से शेडो की तरह चाइना और रशिया खड़ा है, उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। युआन के अंदर वो डील्स हो रही है सारी। रशिया जो है उसका ऑयल सैंक्शन हट गया है, वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल बेच रहा है। अभी आप देखिए जिस तरीके से अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहा था, रशिया ने 1 अप्रैल से लेकर के, मतलब आज से लेकर 31 जुलाई तक जो है ऑयल पूरी दुनिया को देना बंद कर दिया है। इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी में पड़ेगा। और जो हीलियम की कमी दुनिया के अंदर चल रही है, क्योंकि कतर के एलपीजी के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, कतर सबसे ज्यादा ये हीलियम जो है बना करके ताइवान को देता है। तो मतलब फिर हम क्या समझे ममतानी जी, फिर क्या समझा जाए कि जंग से जो मिडिल ईस्ट को 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से जो कहा गया कि भाई अब सिर्फ अमेरिका को इसका घाटा नहीं होगा, अब तमाम वो देश इसकी चपेट में आएंगे जो मध्य पूर्व, जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त देश हैं, और वहां पर जिस तरह से इस वक्त अर्थव्यवस्था को लेकर काम चल रहा है। रीजन की जो जीडीपी 3.7% से घटकर यहाँ 6% तक भी जा सकती है। तो मतलब अब एक स्ट्रैटेजी अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाई जाती है या फिर व्हाइट हाउस की तरफ से बनाई जाती है, तो ये मिडिल ईस्ट के देशों को देखकर बनाई जाएगी या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने देश को? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो सीधा कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो अलग अलग देशों को देखना चाहिए, इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपको खुद करना चाहिए। तो इसके बीच में रात 9 बजे आप संबोधन देंगे, लेकिन उसमें होगा क्या खास? जंग को लेकर तो यही सब सोचेंगे ना कि क्या खत्म होगा क्या? अच्छा देखिए, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था कि अगर अरब कंट्रीज जंग रोकना चाहती है तो $2.5 ट्रिलियन दीजिए, अगर जंग को जारी रखना चाहती है तो $5 ट्रिलियन दीजिए। एक तरीके से अब जो अरब है वो भी समझ चुके हैं, और अरब अब खुल करके टीवी में बोलना भी शुरू कर दिए कि अभी तक जो हम ये मान रहे थे कि हमारी सुरक्षा को लेकर अमेरिका यहाँ बैठा हुआ है,
लेकिन वो इजराइल की सुरक्षा को लेकर बैठा हुआ है। देखिए, इस पूरे जंग के अंदर एक चीज समझिए कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का आज रात जो भी बयान है, अगर वो यहाँ से बैकफुट पे जाते हैं तो भी उनके लिए मामला इसलिए खराब हो जाएगा कि जो पेट्रो डॉलर दुनिया के अंदर ताकत बनी हुई है, वो ताकत खत्म हो जाएगी। अमेरिका का पीछे हटने का मतलब साफ तौर पर ये है कि ईरान का ताकतवर होना, चाइना और रशिया का ताकतवर होना। तो इसलिए भले ही दुनिया सारी चीजें बोल रही हो कि ये पीछे हट सकते हैं, लेकिन मैं इसे फिलहाल मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं कि उनका बैकफुट पर जाना मतलब अमेरिकन इकोनॉमी पर सबसे बड़ा असर गिरेगा। जो 38 ट्रिलियन डॉलर अब तक जो उनका कर्जा है, उससे भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा। फिलहाल आप देखिए कि 200 बिलियन डॉलर हमने लड़ाई के लिए मांगे हैं अमेरिकन पार्लियामेंट यानी कि अब अगर जंग में किसी चीज की तरफ नजर देखने की जरूरत है या गड़ाने की जरूरत है, तो वो आपकी इकोनॉमी है, आपकी अर्थव्यवस्था है, जिसे अमेरिका भी नहीं चाहता है कि वो भी हिल डुल जाए, और ना यहाँ इजराइल चाहता है और ना कि मिडिल ईस्ट के देश चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल ममदानी जी जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल आप देखिए, जिस तरह से रात 9 बजे ये संबोधन होगा, सुनना और देखना दिलचस्प रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस की तरफ से क्या बड़ा बयान जारी किया जाता है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह से इस वक्त की बड़ी अपडेट। लगातार अर्जेंटीना ने